कोर्स की उसको बेहतरीन तरीके से आगे ढंग से बढ़ाया जा सके। तो जैसा कि क्रैश कोर्स चालू हो चुका है, एग्जाम की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं, आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आपके सेंटर एग्जाम भी चल रहे हैं। कल उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चले जो यूट्यूब पर, उसको भी आप लोगों को पूरी तरीके से अच्छे से देख के जाना होगा और देखे भी होंगे जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। तो सभी को एक बार गुड मॉर्निंग, जल्दी से लाइव आ जाइए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव आए ताकि अच्छे से एकदम पढ़ा जा सके। और कोशिश की जाएगी कि आज इस चैप्टर को पूरी तरीके से जो टॉपिक है उसको खत्म किया जा सके और बाकी देखा जाएगा। तो सभी का स्वागत है एक बार, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, जिसको जो सलाम, सबका स्वागत। जल्दी से आ जाइए, ठीक है। सुबह सुबह श्री कृष्ण कुमार केसरी जी, सर जी पहले आया हूं क्लास से, मोहन गोस्वामी जी, बहुत अच्छा बच्चा, गुड मॉर्निंग। गुरु जी मेरा नाम लीजिए, रॉकी कुमार जी ले लिए, प्रियम जी, आदित्य जी, राजनंदनी, सोनू कुमार, रंभा, आजाद शरीफ, ऐसा कुछ नाम था, छोटू कुमार यादव, ब्यूटी, सुमित कुमार, आसिफ रजा, अभिषेक कुमार, रोशन शर्मा, प्रिया सिंह, राम सेवक चौधरी और जितने भी बच्चे अभी फिलहाल लाइव है क्लास में, सारे बच्चों का स्वागत है। और जल्दी से लाइव आइए ताकि क्लास को शुरू किया जाए। 1 मिनट का समय लेकर जल्दी से क्लास को शुरू किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग आशा करते हैं कि पढ़ रहे होंगे अच्छे से मन लगा के। दूसरी चीज़, ये कंटिन्यूटी जो आप बनाए हुए हैं पढ़ाई का, पूरा महीना, अगला पूरा जनवरी और पूरा फरवरी, जब तक एग्जाम खत्म ना हो जाए आपके सब्जेक्ट का, तब तक पढ़ते रहिए। जैसे ही आप लोग पढ़ाई खत्म करेंगे, थोड़ा सा सब्र मिल जाएगा, 2-3 महीने की मेहनत है, अपना कर लीजिए, ठीक है ना बच्चा। चलिए राधे राधे बच्चा, जय श्री कृष्णा। बताओ, गुड मॉर्निंग प्रीति यादव जी, चलिए। जय महाकाल बबलू या कुमार जी, गुरु जी मेरा नाम लीजिए, कन्हैया ले लिए भाई, आपका नाम कुमार विश्वकर्मा आई थिंक आप थे। चलिए कृष्ण कुमार जी, मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा निकल गया बच्चा, कोशिश तो कर। अरे वाह, चलो बच्चा, मेरा प्रणाम स्वीकार करें अभिषेक सर। स्वीकार है, कश्वाहा नेहा जी। चलो, तो कल जहां पर हम लोगों ने छोड़ा था परागड़ पर, आज वहीं से शुरू किया जा रहा है, परागड़ से ही, ठीक है ना। चलिए आज वहीं से शुरू किया जा रहा है, परागड़ से। 1 मिनट बच्चा, इसका टीचिंग बैकग्राउंड पे आते हैं। चलो, तो शुरू किया जा रहा है परागड़ से। कल हम लोगों ने परागड़ को पढ़ लिया था। परागड़ में सीधे सीधे हम लोग लिखा था कि जब पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को परागड़ कहते हैं। आज उसके प्रकार से आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जो परागड़ है, परागड़ ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चा? 2 प्रकार का। एक को हम लोग कहते हैं स्वपरागड़, स्वपरागड़, और एक को कहते हैं हम लोग परपरागड़। दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? परपरागड़, परपरागड़। तो जहां तक मेरा मानना है बच्चा, जहां तक मैं एग्जाम को एनालिसिस कर पा रहा हूं, ठीक है ना बच्चा, उसमें इस बार स्वपरागड़ को नहीं पूछेगा। हालांकि मैं बोल के समझा दे रहा हूं, पर परागड़ में भी केवल जंत परागड़ पूछेगा, क्योंकि पर परागड़ में 3 विधियां पढ़ी जाती हैं, एक वायु परागड़, एक क्या बोलते हैं जल परागड़, और एक जंत परागड़। तो जहां तक मेरा मानना है जंत परागड़ से क्वेश्चन आने हैं, तो जंत परागड़ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और बाकी को सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग सूर्या कुमार जी, आपका प्रणाम स्वीकार। ठीक, चलिए। तो परागड़, तो परागड़ की परिभाषा कल हम लोगों ने लिखी थी। आते हैं सीधे स्वपरागड़ पे। तो स्वपरागड़ किसे कहोगे? चलो बता, स्वपरागड़ किसे कहोगे? तो कह रहा है कि जब एक पुष्प के एंथर से परागकोश निकलकर अपने ही पुष्प के परागकोश पर जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? स्वपरागड़ कहते हैं। समझने की कोशिश करो। चलो, उसकी थियरी नहीं लिखेंगे हम लोग, लेकिन समझ लेंगे पूरा अच्छी तरीके से, ठीक। मान लो कह रहा है कि ये कोई पौधा है, ठीक। पौधे की अपनी पत्तियां होंगी, पौधे की अपनी क्या है? पत्तियां हैं। पौधे की क्या है? अपनी पत्तियां। और पौधा है तो जाहिर सी बात है उसमें कहीं ना कहीं एक आध फूल लगेगा ही, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? आवृतबीजी पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आवृतबीजी पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरा, जरूरी नहीं है कि इस पौधे में एक ही फूल हो, एक से अधिक फूल भी हो सकते हैं बच्चा, ठीक है ना। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो जब हम इसकी बात करें कि इसको क्या कहते हैं, तो पुष्प के इस हिस्से को कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। एकदम आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको क्या कहते हैं बच्चा? वर्तिकाग्र कहते हैं। और जो ये सब संरचनाएं हैं, इसको हम लोग कहते हैं पराग कोश कहते हैं। और पराग कोश के अंदर सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया द्वारा क्या बनता है बच्चा? पराग कण बनता है। क्या बनता है? पराग कण, पराग कण बनता है। यहां तक तो कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी। पराग कोश के अंदर सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया के द्वारा क्या बनते हैं? परागकण। परिभाषा में क्या लिखोगे? जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। ये बात आराम से समझ जाओगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि यहां से उड़ा तो यहीं गया हो, मतलब यहां से निकला तो यहां गया हो। अपने ही पौधे में लगे किसी दूसरे पुष्प पर भी वो जा सकता है। तो यहीं से हम लोग एक परिभाषा लिख सकते हैं, जब एक पुष्प के एंथर से या परागकोश से परागकण निकलकर अपने ही पौधे में लगे किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तो इस क्रिया को सजातीय पुष्प परागण कहते हैं। सजातीय पुष्प परागण कहते हैं। पुष्प परागण, सजातीय पुष्प परागण कहते हैं। तो दोनों बात क्लियर हो गई। पहला
स्वपरागण की बात हुई। स्वपरागण की क्रिया में एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हो? स्वपरागण। या एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर अपने ही पुष्प पौधे में लगे किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? सजातीय पुष्प परागण। ठीक है ना? चलो ठीक है, केशव कुमार जी लिख देंगे, अगर आपको चाहिए तो लिख देंगे भाई। अब सुनो, मान लो कह रहा है कि यहाँ कोई दूसरा पौधा है, ठीक, सेम प्रजाति का। अगर ये गुड़हल है तो ये भी गुड़हल है, ठीक है ना, कोई परिवर्तन नहीं है, सेम प्रजाति का, एकदम समान प्रजाति का है, ठीक। चलो, इसमें भी अपनी पौधे की पत्तियां होंगी, और जरूरी नहीं कि इसमें भी फूल एक ही हो, बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो अभी समझने के लिए हम लोगों को एक की जरूरत है, तो इसको हम एक ही बनाते हैं। चलो, ये भी पौधा एक और ये दूसरा पौधा, पर दोनों पौधे क्या है? मान लो गुड़हल है, गुड़हल के पौधे, ठीक। समानता है क्योंकि दोनों सजातीय पौधे हैं, एक ही जाति के। तो इसमें क्या लिखोगे? ये परागकण जरूरी नहीं है कि अपने ही पौधे में हो गए, वहां से निकले तो इसके पुष्प के वर्तिकाग्र पर भी आ सकता है। तो यहाँ हम लोग एक लाइन और खींच सकते हैं, यहाँ से मान लो हम लिख ले रहे हैं और यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है। वो परागकण वहां से निकला और कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया, यहाँ पर। और ये किन पौधों के बीच हुआ? दो पौधों के बीच हुआ, और दोनों पौधे कैसे हैं? समान जाति के हैं। तो इसमें क्या लिखोगे? जब परागकण एक पुष्प के परागकोश से निकलकर अपने ही जाति के किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं परपरागण। इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चा? इसको हम लोग कहेंगे परपरागण, परपरागण। तो अगर पूछेगा स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है, तो स्वपरागण की क्रिया किसी एक पौधे में होती है, जबकि परपरागण की क्रिया दो समान प्रकार के जाति के पौधों के बीच होती है। बात समझ में आ गया? राज यादव जी बताइए, अगर ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो बताओ, इसकी थियरी हम लिख दें, क्योंकि कुछ बच्चा कह रहा है फिगर, पता नहीं क्या लिखा है, फिगर बैन है मतलब। चलो, तो इसकी परिभाषा लिखी जाए। लिखोगे, पहला क्या लिखोगे? जब एक पुष्प के वर्तिकाग्र से सॉरी, एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। स्वपरागण कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाती है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। चलो, अगली लाइन क्या लिख सकते हैं? अगली लाइन लिख सकते हो, लेकिन कभी कभी यह परागकण अपने ही पौधे में लगे दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे सजातीय पुष्प परागण कहते हैं। सजातीय पुष्प परागण कहते हैं। सजातीय पुष्प परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? सजातीय पुष्प परागण कहते हैं। चलो सर, मजा आ गया। चलो बच्चा, मजा तो आ गया, लेकिन पढ़ाई करो तो और मजा आ जाएगा। दूसरा क्या लिखोगे बच्चा? लिखोगे, जब परागकण एक पुष्प के परागकोश से निकलकर अपने ही एकदम अपने लैंग्वेज में लिखो, अपने ही जाति के किसी दूसरे
पुष्प के वर्तिकाग्र, पुष्प के वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो, पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया पर परागण कहलाती है। यह क्रिया पर परागण कहलाती है। यह क्रिया पर परागण कहलाती है। चलो बच्चा, अभी संतुष्ट हो इस बात से? चलो बच्चा, एमडी सलमान जी बताइए, आपने तो पूरा कमेंट भर दिया है लिख के सारी परिभाषा को। सर जी लेट हो गया, कोई लेट नहीं हुआ। अभी खुश हो आप इस बात से? चलो, तो स्वपरागण और परपरागण आप ऐसे लिख लोगे, ठीक है ना? चलो, ये हो जाएगा क्या, स्वपरागण, और ये हो जाएगा परपरागण। तो यदि सवाल पूछ रहा है कि परागण किसे कहते हैं, परागण की विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए, यही हम लिख दे रहे हैं। चलो, यही लिख दे रहे हैं, प्रश्न लिख दे रहे हैं। प्रश्न, परागण किसे कहते हैं? परागण 2 नंबर में अगर पूछ रहा है, किसे कहते हैं? किसे कहते हैं इस क्रिया का या इसके प्रकार का वर्णन कीजिए। प्रकार का वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया ना बच्चा, तो हमको इसके प्रकार के बारे में पूरी तरीके से अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चा? तो पहले परागण की परिभाषा लिखोगे, फिर स्वपरागण की, फिर परपरागण की, ठीक है ना बच्चा? सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताइए ना, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चल रहा है। पहले परागण पढ़ लिए, उसके बाद अब आ जाओ हम लोगों को, मुझे नहीं लगता कि स्वपरागण पूछेगा क्योंकि वो रिपीट हो गया, ठीक है ना? कमेंट आता है बच्चा। आज इस बार सिर्फ पूछेगा परपरागण, और परपरागण में भी कौन सा पूछेगा? जंतु परागण पूछेगा। इसीलिए सीधे आते हैं हम लोग किस पे? जंतु परागण पे। तो परागण तो समझ लिए, अब परागण में जो प्रकार है उसको क्या कहते हैं? जंतु परागण। तो जंतु परागण से एक क्वेश्चन है कि जंतु परागण किसे कहते हैं? जंतु परागण द्वारा होने वाले परागणों का वर्णन कीजिए, ठीक है ना? परागण का वर्णन कीजिए, परागण का वर्णन कीजिए, ठीक है ना? चलो, परागण का वर्णन कीजिए। चलो, इतनी बात, इतने में समझ जाओगे, मात्रा छूट गया है बस, ठीक। तो जंतु परागण किसके द्वारा होगा? सीधे सीधे हेडिंग डालोगे क्या? जंतु परागण लिखोगे। जब परागकण किसी जंतु की सहायता से एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस क्रिया को जंतु परागण कहते हैं। कुछ पादपों में परागण घोंघे, पक्षी, चमगादड़ आदि की सहायता से होता है। तो जंतु परागण में क्या होगा? परागकण एक पुष्प से निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या होगा? जाएगा, ठीक है ना? चलो सर, आज आल क्लास होगा क्या? हो सकता है। देखो, फिर लिखा है कि यह क्रिया किसके द्वारा होती है? पक्षी द्वारा। तो पक्षी द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? पक्षी परागण या ऑर्निथोपिली कहते हैं। पक्षी पुष्पों का रंग एवं आकार देखकर आकर्षित होते हैं और वहां मकरंद को चूसते हैं। जैसे बिग्नोनिया के पादप में गुंजन चिड़िया द्वारा परागण होता है। अब इसको मैं थोड़ा सा, कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं उसको मैं घेर देता हूं। पूछता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, बिग्नोनिया नामक पौधे में, किसमें? 1 मिनट मिट जा भैया। पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इसको क्या हो गया? 1 मिनट, ठीक है ना? चलो, पूछता है कि बिग्नोनिया नामक पौधे में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो गुंजन चिड़िया, जिसको हमिंग बर्ड भी इंग्लिश में कहते हैं, उसके द्वारा होती है। अगला पूछेगा, पक्षी द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? तो पक्षी द्वारा होने वाले परागण को हम लोग कहते हैं ऑर्निथोफिली कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है ये, ठीक। दूसरा पूछेगा, घोंघे द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? तो घोंघे द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? मैल्कोफिली कहते हैं, ठीक। अगला पूछेगा, किन पौधों में घोंघे द्वारा परागण होता है? तो वो होता है जमीकंद, एक पौधा है उसमें घोंघे द्वारा परागण होता है। अगला पूछेगा, चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? तो चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण को कीरोप्टेरिफिली कहते हैं। और चमगादड़ द्वारा किन पौधों में परागण की क्रिया होती है? तो कदम्ब में, कचनार में, इपेरुआ नामक पौधों में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? चमगादड़ द्वारा होती है। कीट द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? तो कीट द्वारा होने वाले परागण को एंटमोफिली कहते हैं। और उदाहरण के लिए अंजीर, आक, साल्विया और पीपल, ये ऐसे पौधे हैं जिनमें परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? कीट द्वारा। चलो बताओ, इसको लिख लोगे। जंतु परागण किसे कहोगे? जब एक पुष्प के एंथर से या परागकोश से परागकण निकलकर किसी जंतु की सहायता से किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो इस क्रिया को जंतु परागण कहते हैं। यह निम्न जंतुओं द्वारा होता है, जैसे पक्षी द्वारा होने वाले परागण को पक्षी परागण कहते हैं, घोंघे द्वारा होने वाले परागण को मैल्कोफिली कहते हैं, इसको ऑर्निथोफिली इंग्लिश में, चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण को कीरोप्टेरिफिली कहते हैं, और कीटों द्वारा होने वाले परागण को एंटेमोफिली कहते हैं। और सबका अपना अलग अलग क्या है? उदाहरण है, ठीक है ना सर? यस सर, ये कर लेंगे, याद हो गया है। अच्छा ठीक है। अंजीर एक पौधा है, उसमें भी परागण की क्रिया होती है, ठीक है ना? चलो सर, हिंदी का क्लास नहीं होता है क्या? सेंटअप एग्जाम चल रहा है बच्चा, हो सकता है आपका इसी वजह से क्या हो, आपके बंद हो, ठीक है ना? चलो, परागण हो गया।
अब कह रहा है कि परागण की क्रिया को अगर हम लोगों को रोकना है तो उसके लिए कौन सी विधि अपनाओगे। जैसे मान लो कह रहा है कि हम यहाँ पर एक पुष्प बनाते हैं, बच्चा आप समझिएगा, एकदम ध्यान लगा के समझिएगा। तो पुष्प की संरचना हम लोगों ने अच्छे से बनाया था इस तरीके से, पुष्प का नर जनन अंग, पुष्प का मादा जनन अंग, ये हो गया कैलिक्स, कोरोला, ये हो गया पुष्पासन और पेडिसिल या पुष्प वृंत। हम इसमें अगर पूछ ले कि स्वपरागण की क्रिया को रोकना है तो क्या करें। अगर इसमें पूछ ले स्वपरागण की क्रिया को रोकने के लिए क्या करें, ये क्या है मादा जनन अंग, जिसको हम लोग कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं, स्त्री केसर, जो कितने भागों में विभाजित है, 3 भागों में। और ये है पुमंग, जो है नर जनन अंग। जैसे स्त्री केसर 3 भागों में विभाजित है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र कहते हैं। इसको कहते हैं वर्तिका, इसको क्या कहते हैं बच्चा, वर्तिका। इसको क्या कहते हैं, अंडाशय। इसको क्या कहते हैं, अंडाशय, अंडाशय। अब इसको यहीं समझने की कोशिश कीजिए। और ये जो पुष्प का नर जनन अंग है, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं परागकोश, परागकोश। और इसको हम लोग कहते हैं तंतु। क्या कहते हैं, तंतु। इन दोनों को मिला के पुमंग, इन तीनों को मिला के स्त्री केसर। तो कह रहा है कि विपुंसन किसे कहते हैं, इसका क्या तात्पर्य है, इस विधि का क्यों उपयोग किया जाता है। ठीक है ना सर, मनुष्य द्वारा होने वाले परागण को कृत्रिम परागण कहते हो बच्चा। ठीक है ना, चलो सबसे पहले किया गया था पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में, जो कि है उत्तराखंड में, मनुष्य द्वारा परागण। ठीक है ना, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कमेंट दिख रहा है बच्चा, कपिल कुमार दास जी आपका भी। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, लेट हो गया बच्चा। तो कह रहा है किसी द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हो, ऐसे पुष्प जिसके नर तथा मादा जनन अंग, मादा जनन अंग, मादा जनन अंग, जनन अंग कहां हो, एक ही पुष्प में हो, एक ही पुष्प में हो, ऐसे पुष्प जिसके नर तथा मादा जनन अंग एक ही पुष्प में हो। जैसे इसमें नर जनन अंग भी है और मादा जनन अंग भी है, तो इसलिए इस पौधे को हम लोग क्या कहेंगे, द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। पुंकेसर परागकोश उनके परिपक्वन से पहले हटा दिए जाए तो इस क्रिया को विपुंसन कहते हैं। कहने का मतलब जैसे ही इसमें परागकोश बने, इसको काट कर पौधे से क्या किया जाए, अलग कर दिया जाए। इसको क्या कर दिया जाए, काट कर पौधे से अलग कर दिया जाए। तो जैसे ही पौधे से अलग कर दोगे तो इसमें कौन सी क्रिया अब नहीं होगी, इसमें होगा क्या, नहीं होगा, स्वपरागण नहीं होगा। तो स्वपरागण की क्रिया को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, स्वपरागण की क्रिया को रोकने के लिए पुष्प के परागकोश को कैंची से या किसी भी हथियार से काटकर क्या कर लिया जा रहा है, अलग कर लिया जा रहा है। तो अलग करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। सेम चीज वही लिखा है, विपुंसन की प्रक्रिया कृत्रिम संकरण के पुष्प में स्वपरागण को रोकने के लिए की जाती है। किसको रोकने के लिए, स्वपरागण को रोकने के लिए की जाती है। ठीक है ना, बताओ इस बात को समझ लोगे तो सीधे सीधे। चलो बच्चा, आज बायोलॉजी का एग्जाम है तो आशीर्वाद मेरी तरफ से पूरी तरीके से, मन से, तहे दिल से, एकदम जो भी कहिए, हृदय की गहराइयों से, जैसे आप समझ लीजिए। तो अभी सुनिए, विपुंसन किसे कहोगे, द्विलिंगी पुष्प में जिसके नर तथा मादा जनन अंग एक ही पुष्प में स्थित हो, उनमें स्वपरागण की क्रिया को रोकने के लिए यदि परागकोश को काटकर हटा दिया जाता है तो उसके हटाने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। किसमें, द्विलिंगी पुष्प में। किसमें, द्विलिंगी पुष्प में। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, द्विलिंगी पुष्प में, द्विलिंगी पुष्प में। समझ में आ गया, चल बताओ विपुंसन। कमेंट दिख रहा है बच्चा, सर सर्जरी प्लास्टिक क्या होती है सर जी। बच्चा ये एक्सपेरिमेंट करने की क्लास अभी फिलहाल चली गई, ठीक है ना, अब बाद में पढ़ेंगे उसको। ठीक, अब आओ, अब कह रहा है कि जैसे परागण होगा तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर, जैसे कह रहा है कि मान लो ये वाला हिस्सा है ऐसे, ठीक, और ये है क्या, पुष्प का एंथर। इसके अंदर क्या है, यहां पर है बीजांड या ओव्यूल। तो 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछता है कि जब यहाँ परागकण बना था जो, वह परागकण पुष्प के परागकोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो पहुंचने के पश्चात इनमें कौन सी क्रिया होती है। तो इसमें होता है परागनली का निर्माण। यहाँ आप क्या बनेगा, परागनली बनेगा, परागनली क्या बनेगा, परागनली बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो कह रहा भ्रूणकोश में, मतलब भ्रूणकोश कहाँ है, बीजांड के अंदर है, ठीक है ना। फैलीकरण क्या होता है, स्वपरागण की क्रिया कराई जाती है, उसमें फूल को किसी पॉलिथीन से ढक दिया जाता है ताकि परागकण उड़कर किसी दूसरे पौधे पर ना जाए, ठीक है ना, उसी को थैलीकरण कहते हो। परागकोश में परागनली के प्रवेश करने की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। चलो इसको कैसे समझते हैं। कह रहा है कि हमारे पास एक बीजांड है, बीजांड के चारों तरफ 2 आवरण हैं, ये हो गया दोनों आवरण, ठीक, और ये कहाँ था, यही वाला हिस्सा, इसको हम लोग क्या किए, बाहर निकाल लिए है, ठीक है ना, तो परेशान मत होना। तो ये वाला हिस्सा है, यहां पर होगा क्या, 1 एग सेल और 2 सहायक कोशिकाएं, 2 ध्रुवीय केंद्रक और 3 प्रतिमुख कोशिका। मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों को, अरे भैया कहां चले गए, आराम से समझ में आ जाना चाहिए। चलो ये आराम से समझ में आ जाना चाहिए। ये नहीं छोटा होगा, चलो मुझे लगा छोटा हो सकता है। चलिए बच्चा, इसको करते हैं थोड़ा सा ऊपर।
ठीक है ना। चलो, अब कह रहा है कि इसके अंदर परागनली कितने विधियों द्वारा प्रवेश कर सकती है। तो इसके अंदर जो परागनली है बच्चा, वो 3 विधियों द्वारा प्रयोग करे। ऊपर आए ऐसे घूमकर, या तो बीजांड द्वार के द्वारा अंदर जाए, पहला। दूसरा, परागनली ऐसे ऊपर से आए, ऐसे बीच वाले भाग से इसमें प्रवेश कर जाए। तीसरा, परागनली किस कलर से बना लिया जाए, चलो व्हाइट कलर से, ऐसे ऊपर से आए और यहीं से इसके अंदर क्या कर जाए, प्रवेश कर जाए। तो ऊपर से आएगी तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से होता हुआ इसके अंदर क्या करेगा, प्रवेश करेगा। तो जब परागनली बीजांड द्वार की सहायता से भ्रूणकोश में, ये क्या है, भ्रूणकोश है, ये क्या है, भ्रूणकोश, भ्रूणकोश में प्रवेश करती है तो इस क्रिया को पोरोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोरोगैमी कहते हैं। और इंग्लिश में ही पूछता है, लेकिन इसकी हिंदी होती है बीजांड द्वार प्रवेशी, बीजांड द्वार प्रवेशी, प्रवेशी। ठीक, तो 3 विधियों द्वारा प्रवेश करती है। दूसरा, बीच वाले भाग से प्रवेश करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं मीजोगैमी। क्या कहते हैं, मीजोगैमी, मीजोगैमी। और मीजो मतलब होता है मध्य में, तो इसको हिंदी में लिखा जाता है मध्य भाग प्रवेशी, मध्य भाग, मध्य भाग प्रवेशी। हालांकि हिंदी में अभी तक पूछा नहीं है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। मीजोगैमी को ही हिंदी में लिख दिया है, ठीक। और जब परागनली चलाजा वाले भाग से प्रवेश करता है, तो चलाजा वाले भाग से जब प्रवेश करता है तो इस क्रिया को कहते हैं चलाजोगैमी, CHALAZOGAMY, या इसे हिंदी में लिखते हो निभागा द्वार प्रवेशी। कहते हो निभागा द्वार प्रवेशी। तो अगर पूछेगा परागण की क्रिया के पश्चात बनने वाली परागनली कितने विधियों के द्वारा बीजांड के भ्रूणकोश में प्रवेश करती है, तो 3 विधियों के द्वारा प्रवेश करती है, ठीक है। अध्यावरण क्या होता है, भ्रूणकोश के चारों तरफ पाए जाने वाले दोनों आवरण को अध्यावरण कहते हो, जिसको इंग्लिश में इंटीगमेंट कहते हैं। सर अब लग रहा है कि बायोलॉजी में 95+ नंबर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है बच्चा, आपकी मेहनत के ऊपर है। तो सबसे पहला क्या लिखोगे, सबसे पहला लिखोगे पोरोगैमी, पोरोगैमी, या इसी को क्या लिखे थे, बीजांड द्वार। आपसे हम शुरू में ही बोले थे कि एक बार भरोसा करिएगा, ठीक है ना, प्रवेशी। आप लोगों का एग्जाम इतना बेहतर जाएगा जीव विज्ञान का कि कहिए ही नहीं। एक दिन और क्लास ली जाएगी, इसको 3 दिनों में खत्म किया जाएगा, ठीक। चलो, इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे जब परागनली, लिखोगे जब परागनली, जब परागनली वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय, तथा अंडाशय, तथा अंडाशय से होता हुआ, अंडाशय से, चलो यहां तक लिख दे रहा है, से होता हुआ बीजांड के, होता हुआ बीजांड के, बीजांड के बीजांड द्वार द्वारा, बीजांड द्वार द्वारा भ्रूणकोश में पहुंचता है तो, भ्रूणकोश में पहुंचता है तो, में पहुंचता है तो यह क्रिया, यह क्रिया पोरोगैमी कहलाती है, या बीजांड द्वार प्रवेशी कहलाती है, बीजांड द्वार प्रवेशी कहलाती है, प्रवेशी कहलाती है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसको समझने में अभी दिक्कत हो रही होगी, ये तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चा। अब अगला लिखते हैं क्या, अगला लिखते हैं मीजोगैमी, मीजोगैमी, या इसी को क्या लिखे थे, मध्य भाग प्रवेशी, मध्य भाग प्रवेशी। इसमें लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, जब परागनली, चलो ये पूरा मिटा ले रहा है, पूरा ले लेना है, ठीक है ना, समय बच जाएगा। इसमें लिखना होगा तो क्या लिखोगे, अरे रे 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 कहाँ जा रहा भैया, तुम यहीं रहो, आ जाओ आ जाओ, एक बार और आ जाओ, कॉपी करना था। इसमें क्या लिखोगे, लिखोगे जब परागनली, जब परागनली वर्तिका तथा अंडाशय से होता हुआ बीजांड के, बीजांड द्वार नहीं लिखोगे, कहाँ लिखोगे, बीजांड द्वार नहीं लिखोगे, मध्य भाग से, बीजांड के मध्य भाग से, मध्य भाग द्वारा भ्रूणकोश में पहुंचता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है, यह क्रिया कहलाती है मध्य भाग प्रवेशी। क्या कहलाएगी, मध्य भाग प्रवेशी,
यह क्रिया क्या कहलाएगी? मध्य भाग प्रवेशी कहलाती है। तीसरा क्या लिखोगे बच्चा? तीसरा लिख लो चलाजोगैमी। चलाजोगैमी या इसी को क्या कहोगे? निभागा द्वार प्रवेशी। निभागा द्वार प्रवेशी। एकदम आराम से समझो, कल इस चैप्टर को खत्म किया जाएगा, आज नहीं खत्म किया जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे बोले कि सर थोड़ा सा और मेहनत कर दीजिए। आप कर देंगे बिल्कुल। इसमें क्या लिखोगे? सेम चीज, कुछ बदलना तो है नहीं हम लोगों को फिलहाल, ठीक, खाली किस भाग से प्रवेश कर रहा है इतना बदलना है। तो इसमें क्या लिखोगे? लिखोगे जब परागनली वर्तिका तथा अंडाशय से होता हुआ बीजांड के किसे चलाजा वाले भाग द्वारा भ्रूणकोश में प्रवेश करती है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? निभागा द्वार प्रवेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? निभागा द्वार प्रवेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? निभागा द्वार प्रवेशी। और किस भाग से प्रवेश कर रहा था बीजांड के? निभागा वाले से, चलाजा वाले से। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे इस बात को पूरी तरीके से। हाँ, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो फिगर बना के लिखने की कोशिश कीजिए। जितना अच्छा आप लोग फिगर बनाएंगे उतने अच्छे तरीके से आप लोग भ्रूणपोष पे भी जाते हैं, इसके बाद ही वही पढ़ाना है, ठीक है ना। चलो, बात समझ में आ गई? तो एक बार बताओ कि परागनली कितने विधियों द्वारा इसमें प्रवेश करती है? तो 3 विधियों द्वारा प्रवेश करती है, ठीक है ना बच्चा। चलो, अगर बात समझ में आ गई हो तो बताइए, जल्दी से बताइए। अब जैसे ही परागनली इसमें पहुंचेगा तो अगला काम होगा दोहरा निषेचन। निषेचन की क्रिया होगी, ठीक है ना। भ्रूणपोष क्या है सर? अभी बताते हैं। लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन कौन बताएगा? चलो बरीता बिल्कुल बता देंगे, ठीक है ना। चलो बताओ कपिल कुमार दास जी, तब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की बात है, ठीक है ना। आप मेहनत से पीछे भाग रहे हैं तब आप। चलो बताओ। ठीक है सर, यू आर वेरी चालाक, आप कॉपी कर दिया, अच्छा बढ़िया है। चलो, यस सर यस सर यस सर, क्लियर है। हाँ, फिगर बना के लिखो बच्चा तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, ठीक है ना। चलो चलो, अब पढ़ते हैं किसको? दोहरा निषेचन को। किसको? दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन को, दोहरा निषेचन, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए, समझिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक। सर ये 1 लाइनर भी बताइए। सर 1 लाइनर एग्जाम में थोड़ी आएगा, वो तो ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चा, वो तो बाद में हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे। अभी जितने ऑब्जेक्टिव आपके हो रहे हैं उसके कम से कम 20 गुना ऑब्जेक्टिव आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसकी बात ऐसे मत सोचिए कि उतना ही छोड़ दिया जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। ये है भ्रूणपोष, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश क्या है बच्चा? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश में पाए जाते हैं क्या? 1 अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं, 2 ध्रुवीय केंद्रक, और जैसे ही परागनली इसके अंदर पहुंची है, इसमें पहुंचे होंगे क्या? 2 नर युग्मक। क्या पहुंचे हैं? 2 नर युग्मक। ये क्या है? 2 नर युग्मक, ठीक है ना। 2 नर युग्मक। ये दोनों क्या है? ध्रुवीय केंद्रक। क्या है? 2 ध्रुवीय केंद्रक, ठीक। ये क्या है? अंड कोशिका, जो अकेले होती है, अंड कोशिका, ठीक। ये तीनों क्या है? प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख कोशिका। और ये दोनों क्या है यहां पर? तो ये दोनों है सहायक कोशिका। क्या है? सहायक कोशिका। तो भ्रूणकोश में इतनी संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना, परागनली के प्रवेश करने के पश्चात। चलो दोहरा निषेचन पे आते हैं बच्चा। सबसे पहले दोहरा निषेचन जब होना होगा, दोहरा निषेचन जब होना होगा, पहले फिगर वाइज समझ लो, आराम से भी देखो, लिखने में भी आसान हो जाएगा। ये तीनों कोशिकाएं प्रतिमुख तो वैसे के वैसी रहेंगी, 2 ध्रुवीय केंद्रक वैसे के वैसे रहेंगे, 1 एग सेल, 2 सहायक कोशिकाएं वैसे के वैसी रहेंगी, और ये 2 नर युग्मक भी वैसे के वैसे रहेंगे। लेकिन जैसे ही दोहरा निषेचन स्टार्ट होना होगा, सबसे पहले ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के पश्चात बनाएंगे द्वितीयक केंद्रक। क्या बनाएंगे? द्वितीयक केंद्रक बनाएंगे, द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करेंगे, जो कि कैसा होगा? द्विगुणित होगा। और फिलहाल इस समय जितनी भी संरचनाएं होंगी भ्रूणकोश में, वो सब कैसी हैं? अगुणित है, मतलब गुणसूत्रों की संख्या कैसी है? सबकी सब आदि है, ठीक है ना। चलो अगला स्टेप क्या होगा? एक नर युग्मक इससे जाके जुड़ जाएगा और दूसरा नर युग्मक इससे जाके जुड़ेगा अंड कोशिका से। तो अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में होगा बच्चा कुछ इस तरीके से, ये तीनों तो यहां ऐसे है ही, ये इससे एक जैसे ही जाके जुड़ेगा, ये बनाएगा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। अब 2 तो पहले से थे, 2 केंद्रक पहले से जुड़े थे, अब एक और जुड़ गया, तो ये क्या हो गया? 3N। और इसी के बनने की क्रिया को हम कहते हैं क्या? त्रिसंलयन। त्रिसंलयन। तो त्रिसंलयन की क्रिया में क्या हुआ? त्रिसंलयन की क्रिया में एक द्वितीयक केंद्रक और एक नर युग्मक आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक।
जबकि जो दूसरा नर युग्मक था वो एग सेल या अंड कोशिका से जुड़ेगा, और जैसे ही एग सेल और अंड कोशिका से जुड़ेगा बच्चा, यहां बनेगा क्या, युग्मनज, युग्मनज बनेगा, जिसको जाइगोट कहते हो। और जाइगोट हमेशा या युग्मनज हमेशा कैसा होता है, द्विगुणित होता है। और यहां पर क्या होंगी, दोनों सहायक कोशिकाएं होंगी। अगले स्टेप में क्या होगा, इस जाइगोट को चाहिए ऊर्जा, जाइगोट को क्या चाहिए, ऊर्जा। तो ऊर्जा के चक्कर में क्या होगा, इन कोशिकाओं को प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक पोषण के रूप में खा जाएगा और सहायक कोशिकाओं को युग्मनज। तो यहाँ एक बचेगा और यहाँ एक बचेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बदल जाता है किसमें, भ्रूणपोष में, भ्रूणपोष में। और युग्मनज तो वैसे के वैसे है, ये त्रियन है और ये है युग्मनज। और एक ही भ्रूणकोश में निषेचन की क्रिया एक ही समय पर दो बार हुई, एक बार प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना जिसे त्रिसंलयन कहो, और एक बार युग्मनज बना जिसको सत्य निषेचन कहते हैं, सत्य निषेचन कहते हैं। इसीलिए दोनों के बनने की क्रिया को एक ही समय पर होता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो जब एक ही भ्रूणकोश में एक ही समय पर निषेचन की क्रिया दो बार होती है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं, जिसमें एक बार त्रिसंलयन तथा एक बार सत्य निषेचन की क्रिया होती है। त्रिसंलयन की क्रिया में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है जिसमें द्वितीयक केंद्रक और एक नर युग्मक आपस में जुड़ते हैं, जबकि सत्य निषेचन की क्रिया में एक अंड कोशिका और एक नर जनन कोशिका मिलकर, मेल गैमेट मिलकर युग्मनज का निर्माण करती है। इस क्रिया को सत्य निषेचन कहते हैं। चलिए, अच्छा पोरोगैमी में ओ छूट गया है, अरे इतना तुम लोग समझ सकते हो यार, पोरो PO, अच्छा अरे इतना मिसप्रिंट हो जाता है बच्चा, वैसे भी एग्जाम का प्रेशर है तो एक वर्ड छूट गया तो आप सही कर लो, आप तो होशियार हो मुझसे। चलो अभी ठीक हो, चलो बात समझ में आ गई। अब दोहरा निषेचन अच्छे समझ लोगे, चलो ठीक है। रुपेश जी थोड़ा सा और ध्यान लगाइए। चलिए, दोहरा निषेचन दो नर युग्मकों के साथ मादा युग्मक को संयोग से संदर्भित करता है। चलो, तो यही चीज इसमें अब लिखी गई है कि त्रिसंलयन किसे कहोगे या दोहरा निषेचन किसे कहोगे। आवृत बीजी पौधों में भ्रूणकोश का परागनली मुक्त एक अगुणित नर युग्मक द्विगुणित अंड कोशिका से संयोजित करता है। नर युग्मक किससे, अंड कोशिका से संयोजित करके क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है। और कह रहा है कि यह प्रक्रिया संयुग्मन वास्तविक में निषेचन कहलाती है, जबकि दूसरा नर युग्मक, कौन, दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ जुड़कर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। यहाँ लिखा हुआ है, ठीक ना, वही चीज लिखा हुआ है। यह क्रिया को क्या कहते हो, त्रिसंलयन कहते हो। क्या कहते हो, त्रिसंलयन कहते हो। इस प्रकार निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, निषेचन बराबर होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को दोहरा निषेचन कहते हो, क्योंकि एक ही समय पर कितनी बार हुआ निषेचन, दो बार हुआ। और इसकी खोज, दोहरा निषेचन की खोज SG नवासीन ने कब की थी, 1898 में किया था। किस पौधे में किया था, फ्रिटिलेरिया तथा लिलियम नामक पौधे में किया था। तो दोहरा निषेचन की खोज नवासीन ने की थी 1898 में। किस पौधे में की थी, तो फ्रिटिलेरिया तथा लिलियम नामक पौधे में। हो गया। और सब कोशिका कहाँ गए, और सब कोशिका पोषण की क्रिया में उपयोग कर ली गई। ठीक, चलिए बताओ, समझ में आ गया हो तो बताओ। ये रहा इसका फिगर, कहाँ गया भैया, ये रहा दोहरा निषेचन का फिगर और वो रही थी संरचना। बताओ समझ में आ गया तो बताओ जल्दी से, बताओ एकदम समझ में आ गया हो तो बताओ बच्चा, समझ में आ गया हो तो बताइए। यस सर। सर आप हमारा नाम कभी नहीं लेते, खुशबू कुमारी जी बिल्कुल लेते हैं। यस सर। आदित्य आशीष जी आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए अब, ठीक है। बहाना बनाना नहीं चलेगा कि सर मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल कोशिश करना पड़ेगा। अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो कोई आपके कंपटीशन में 2 घंटा पढ़ रहा है, तो आपका कंपटीशन उससे है। सर ऐप पर, आप एप्लीकेशन पर तो ऑब्जेक्टिव अपलोड हो रहा है, ऐसा कुछ थोड़ी नहीं है। चलो नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। चलिए बहुत अच्छा, 1 मिनट। चलो सही है। भ्रूणपोष के निर्माण की क्रियाविधि, तो जाहिर सी बात है भ्रूणपोष के निर्माण की क्रियाविधि, भ्रूणपोष अभी तो पढ़े हो, भ्रूणपोष किससे बना है, भ्रूणपोष बना है द्वितीयक केंद्रक और एक नर युग्मक के मिलने से, ठीक है ना। चलो तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, कुछ इस तरीके से। यहां पर क्या है, 2 ध्रुवीय केंद्रक, जितने की जरूरत है उतने ही बनाएंगे, और एक नर युग्मक। क्या है, 2 ध्रुवीय केंद्रक और एक नर युग्मक। ये क्या है, भ्रूणकोष है, भ्रूणकोष है, ठीक। चलो तो ये दोनों क्या है, ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक है, ठीक। इससे रिलेटेड दोहरा निषेचन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतना समझा रहा है। ये क्वेश्चन एक बन सकता है, ये क्या है, नर युग्मक, नर युग्मक है, ठीक। दोनों ध्रुवीय केंद्रक कैसे है, अगुणित है। नर युग्मक हमेशा क्या होता है, अगुणित। और भ्रूणकोष में पाई जाने वाली सभी संरचना कैसी होती हैं, अगुणित। सबसे पहला काम, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़कर एक कोशिका बनाएंगे।
और जैसे ये दोनों जुड़कर एक कोशिका बना रहे होंगे, उस एक कोशिका को हम लोग कहेंगे क्या? उस एक कोशिका को कहेंगे द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वितीयक केंद्रक। अब दो जुड़े हैं तो ये कैसा हो गया? द्विगुणित और एक नर युग्मक। नर युग्मक इससे जाके क्या होगा? अगले स्टेप में जुड़ जाएगा। और जैसे ही ये अगले स्टेप में जाके जुड़ेगा, अब यहाँ पर क्या हो गया? 3 हो गए, 2 पहले से थे और एक नर युग्मक भी जाके उसे क्या जुड़ गया? जुड़ गया। तो जैसे ये त्रिअन संरचना बनेगी, इसके बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? त्रिसंलयन। और जो संरचना बनेगी उसे कहेंगे हम लोग प्राथमिक भ्रूणपोष। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। ये कैसा होगा? त्रिअन, और यही बाद में बदल जाता है किसमें? भ्रूणपोष में। किसमें? भ्रूणपोष में। तो अगर पूछेगा भ्रूणपोष का निर्माण किस क्रिया में होता है, तो भ्रूणपोष का निर्माण होता है बच्चा त्रिसंलयन की क्रिया में। ठीक है ना? चलो, आवृतबीजी पौधे वह पौधे होते हैं बच्चे जिनके जीवन काल में कभी ना कभी पुष्प का निर्माण होता है, इसलिए कहा जाता है उन्हें। ठीक है ना? अगुणित किसे कहते हैं? जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। वर्क इज वर्शिप्ड। सही, बहुत बात। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, अपने काम को ही पूजा मानिए। जैसे मान लो मैं मंदिर नहीं जा पा रहा हूं तो मेरा धर्म यही कहता है टीचर का कि मुझे पढ़ाना चाहिए। या एसटीडी को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। तो इसमें क्या लिखोगे? भ्रूणपोष का निर्माण, भ्रूणपोष का निर्माण त्रिसंलयन की क्रिया में होता है। त्रिसंलयन की क्रिया में होता है। की क्रिया में होता है। इस क्रिया में द्वितीयक केंद्रक नर युग्मक के साथ मिलकर क्या करता है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। केंद्रक का निर्माण करता है। जिससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। जिससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। बताओ, आप समझ लोगे भ्रूणपोष कैसे बनते हैं? सर फोन से पढ़ने पर समझ नहीं आ रहा है, तो क्या ऑनलाइन बैच लियो तो फोन पे ही तो पढ़ोगे बच्चा। चलो बताओ क्या बात करता है। यस सर समझ में आ गया। चलो बताओ, ये भ्रूणपोष कैसे बनता है, किस क्रिया से बनता है, ये बात समझ में आ गई हो तो एक बार यस सर लिखिए जल्दी से। बताइए, एक बार यस सर लिखिए जल्दी से। भ्रूणपोष कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, अगर ये बात समझ में आ गई हो तो एक बार बताइए जल्दी से। बताइए, कमेंट आ रहा है बच्चा, पढ़ लेंगे, बिल्कुल पढ़ लेंगे। बताइए, भ्रूणपोष तथा भ्रूणकोष में अंतर अभी उसको लास्ट में देखा जाएगा। अभी ये बताओ खाली भ्रूणपोष समझ में आया कि नहीं? भ्रूणकोष को तो बाद में देख लिया जाएगा, हालांकि उसको पढ़ लिए, उसको तो अंतर लिख ही सकते थे। मेरा नाम नहीं लेते हैं अजित कुमार जी, ले लिए। बताइए, यस सर समझ में आ गया। चलो बताइए, माला कुमारी जी, यस सर क्लियर। वाई नहीं होता क्लियर में लास्ट में। यस सर। चलो बताइए, 100% समझ में आ गया सलमान जी को। चलो बबलू कुमार जी, थैंक यू। चलिए बच्चा, ठीक है ना? गुड मॉर्निंग अभिषेक स्पीसर, सॉरी मैं बहुत लेट हूँ। हाँ लेट तो आप हैं, ये तो मानना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। निषेचन के पश्चात पुष्प में क्या परिवर्तन होता है? निषेचन हो गया, जाइगोट बन गया, युग्मनज बन गया। तो जैसे ही कह रहा है कि युग्मनज जाइगोट वगैरह बन गया, तो ये जो पुष्प था, कौन सा पुष्प बना लेते हैं भैया? उत्तर में इसके क्या लिखेंगे? चलो सीधे हम उत्तर ही समझा दे रहे हैं। ठीक, जितने भी हम आज पढ़े उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। ठीक है ना? चलो, ये जो पुष्प है इसमें क्या परिवर्तन आएगा? जैसे ही निषेचन हुआ, आप लोग भी फिगर ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा बनाने, जैसे हम बना रहे हैं। ठीक है ना? आप लोगों को भी आराम से आ जाएगा बनाने। तो निषेचन के पश्चात पुष्प में क्या परिवर्तन होते हैं ये पूछा है। तो ये है पुष्प, जिसको हम लोग कहेंगे कि बाह्य दल। पूरे समूह को दलपुंज लिखा होगा, इसको कहोगे दल। से पेटल लिखा होगा, इसको सेपल लिखा होता है। इसको कहोगे पुमंग जो नर जननांग है। इसको कहोगे स्त्री केसर जो मादा जननांग है, स्त्री केसर। और इसको कहोगे बीजांड। क्या कहोगे? बीजांड। तो पुष्प में पूछ रहा है क्या क्या परिवर्तन होगा, तो सबसे पहले नामकरण कर लो। इसको क्या कहोगे? अंडाशय। इसको क्या कहोगे? अंडाशय।
तो जो सबसे जरूरी चीज है पुष्प में क्या क्या परिवर्तन, इसको कहोगे पुष्पासन, चलो लिख लो इसको भी, पुष्पासन। और इसको क्या कहोगे, पुष्पवृंत, पुष्पवृंत कहोगे। तो कह रहा है कि निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात, छोटा नहीं होगा क्या, ये होना तो चाहिए, निषेचन के पश्चात पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। चलो, निषेचन के पश्चात पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सेटअप एग्जाम देने जाओ बच्चा, आपका कंपटीशन पता चलेगा कि आपने कितनी तैयारी की है। पेपर मत छोड़ो, ठीक है ना बच्चा, आप लोग पेपर बिल्कुल भी मत छोड़ो। अभी 10 मिनट बचा है, इसको अच्छे से खत्म कर लिया जाएगा। फिलहाल कितने एग्जैक्ट 10 मिनट बचे हुए हैं, ठीक है ना। चलो चलो चलो, ब्रूड कोष वगैरह बाद में समझ लेंगे। सर हम आपसे अच्छा पुष्प का फिगर बनाते हैं, बिल्कुल बनाइए रेशमा कुमार जी, ठीक है ना, बहुत अच्छा है, आप मेहनत कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम नंबरिंग करके हम लोग लिखेंगे पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले पुष्प के बाह्य दल तथा दल क्या होते हैं, सूख कर गिर जाते हैं, सूख कर गिर जाते हैं, या फल के साथ जुड़े रहते हैं। अब इस लाइन का क्या मतलब है, जुड़े रहते हैं। जैसे आप अनार देखेंगे या अमरूद देखेंगे, उसमें देखेंगे ऐसे, मान लो ये अनार या अमरूद है, तो उसके नीचे वो जुड़ा रहता है अंदर की तरफ, जो तुम हटा के खाते हो अमरूद को, तो सूख कर वो क्या होता है, या तो गिर जाएगा, पौधे से अलग हो जाएगा फल से, या तो क्या होगा, सूख कर गिर जाएगा। दूसरा काम क्या होगा, अंडाशय से फल का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। तो अगर पूछेगा फल का निर्माण किससे होता है, तो वो होता है अंडाशय से। तीसरा, बीजांड से बीज का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। बीजांड से क्या बनते हैं, बीज का निर्माण होता है। चौथा क्या लिखोगे, कभी कभी क्या होता है, पुष्पासन इतना अधिक बड़ा हो जाता है कि वो अंडाशय को चारों तरफ से घेर लेता है, जिसके कारण उस फल को हम क्या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं। मेहनत ध्यान दे बोलिए ना सर, मतलब गुरुजी क्लास में आ गए हैं, एक बार मेरा भी नाम ले लीजिए, मंजीत कुमार जी। चलिए बच्चा, एकदम पढ़ाई में मन लगाइए, ठीक है ना। अगला क्या लिखोगे, चौथा, कभी कभी पुष्पासन अंडाशय के चारों तरफ विकसित हो जाता है, जिससे बनने वाले फल को असत्य फल कहते हैं, असत्य फल कहते हैं, क्या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं, ठीक है ना। चलो बताओ, अभी समझ में आ गया। मेहनत नहीं सर, मेहनत होता है, आप मेहनत बोलते हैं, शायद वही बोल रहे हैं कोई। चलो कोई बात नहीं बच्चा, हो सकता है जबान लड़बड़ा गई हो। लव यू आल सर जी, प्लीज मेरा भी नाम ले लीजिए, ठीक है। आलम जी, ये बात समझ में आ गई, जहां तक मुझे समझ में आता है ये बात समझ में आई गई होगी आपको, ठीक। चलिए, तो अगर पूछेगा निषेचन के पश्चात पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो ये हो गया क्या, सबसे पहला ये हो गया संरचना पुष्प का, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या क्या परिवर्तन हुए, तो पुष्प के बाह्य दल तथा दल सूख कर गिर जाते हैं या फल के साथ जुड़े होते हैं, अंडाशय फल में बदल जाता है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है, कभी कभी पुष्पासन अंडाशय के चारों तरफ फैल जाता है, जिसके कारण फल का खाने योग्य भाग पुष्पासन हो जाता है, जिसके कारण इसे हम लोग कहते हैं असत्य फल, ठीक है ना। चलिए बताइए, चलिए ठीक है, शमशुद्दीन आई थिंक नाम है, आपका भी नाम लिख गया। चलो बताओ, चलो सत्य और असत्य फल लास्ट में आ जाएगा तो आपको बता देंगे बच्चा, परेशान मत रहिए आप, ठीक। बात समझ में आ गई। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा किसको, परागण को,
परागण के फिर प्रकार दोनों खत्म कर लिए, जिसमें हम लोगों को लगता है स्वपरागण और परपरागण दोनों पढ़ा गया। स्वपरागण और परपरागण की परिभाषा हो गई। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इंपॉर्टेंट कौन सा इसमें जंतु परागण कितने जंतुओं द्वारा होता है और किन पौधों में होता है, ये पढ़ा। फिर कह रहा विपुंसन किसे कहते हो, स्वपरागण की क्रिया को रोकने के लिए पुष्प के नर जनन अंग को काटकर पौधे से क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। सेम चीज वही अंडरलाइन किया, ठीक है ना, स्वपरागण की क्रिया को रोकने के लिए। अगला टॉपिक हमने पढ़ा भ्रूणकोश में परागनली कितने विधियों द्वारा प्रवेश करती है, तो 3 विधियों द्वारा प्रवेश करती है, पोरोगैमी, मीजोगैमी और चलाजोगैमी, ठीक है ना। किसके किसके द्वारा, पोरोगैमी हो गया, एक मिनट, पोरोगैमी, मीजोगैमी ये दूसरा है और ये तीसरा चलाजोगैमी, ठीक। जैसे जैसे ये प्रवेश करती है उसके बाद उसकी परिभाषा हो गई, अच्छे से एकदम लिखने की बात है। त्रिसंलयन क्या है, त्रिसंलयन की क्रिया में क्या होता है, द्वितीय केंद्रक एक नर युग्मक के साथ जुड़कर भ्रूणकोश का निर्माण करता है। और साथ ही दोहरा निषेचन क्या है, जब एक ही भ्रूणकोश में निषेचन की क्रिया एक ही समय पर कितनी बार हो, 2 बार हो। एक बार में युग्मनज बने जिसे सत्य निषेचन कहते हैं, एक बार में त्रिसंलयन बने जिसे प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक कहते हैं, जिसे भ्रूणकोश का निर्माण होता है। तो इस क्रिया को क्या कहोगे, दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन की खोज किसने की थी, नवाशीन ने, कब, 1898 में फ्रिटिलेरिया तथा लिलियम नामक पौधे में, ठीक है ना। अगला क्या पढ़े हम लोगों ने, भ्रूणपोष के निर्माण की क्रियाविधि, जब द्वितीय केंद्रक नर युग्मक के साथ जुड़कर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक द्वितीय केंद्रक का निर्माण करता है, फिर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है जिससे भ्रूणपोष बनता है। इसके बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, भ्रूणपोष के निर्माण की क्रियाविधि। सर पीडीएफ को अच्छे से सेट करके भेजिएगा, ठीक है, बिल्कुल। फिर लिखा है निषेचन के पश्चात पुष्प में क्या परिवर्तन होते हैं, तो निषेचन के पश्चात पुष्प में परिवर्तन, पहला पुष्प के बाह्य दल तथा दल सूख कर गिर जाते हैं, अंडाशय से फल का निर्माण होता है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है, और कभी कभी पुष्पासन इतना अधिक लंबा हो जाता है कि पुष्प को चारों तरफ से घेर कर रख उसको फल को चारों तरफ से घेर कर रखता है, इसलिए उसके खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं, थैलमस कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, असत्य फल कहा जाता है। चलिए बताइए, मकई असत्य फल नहीं है, बताइए। आज की क्लास के बारे में थोड़ा सा आप लोग मुझे दीजिए मोटिवेशन नहीं यार, क्या कहते हैं उसको, सलाह कि और क्या क्या किया जा सके ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आने लगे। हालांकि हम अपनी तरफ से, हमारी टीम और हम सब की टीम, प्रिंस सर की जो भी टीम है, हम सब मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना। हाँ रिकॉर्डेड क्लास है क्या, राज यादव बड़ा आया रिकॉर्डेड क्लास करने वाला, इतना मेहनत से आदमी पढ़ा रहा, कह रहा सर रिकॉर्डेड क्लास है क्या। चलो बताओ, मोहम्मद आतिश जी थैंक यू, बताइए। हाँ सेब उदाहरण है इसका, असत्य फल का उदाहरण सेब है, ठीक है ना। मस्त लगा सर, मस्त लगा, एकदम समझ में आ गया, बताओ बताइए। चलो ठीक है, वन लाइनर भी दे देंगे, अभी तो इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे, उसके बाद फिर कल चैप्टर को खत्म किया जाएगा आराम से। कल इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट बनेंगे सब करा दिए जाएंगे, सब्जेक्टिव तो साथ में चल ही रहा, थियरी आपको मिल ही रही है, ठीक है ना। चलिए बताओ, सबको अच्छा लगा। 1-2 बच्चे हैं, बच्चा जो 1-2 बच्चा है, आपकी जो भी शिकायतें हैं पहले आप पूरी तरीके से मन लगा के पढ़िए। ज़्यादातर शिकायतें आप लोगों की बुक की हैं और कुछ कमेंट नहीं आ रहा है, इसके अलावा बुक आप लोगों को सरप्राइज के तौर पर ऐसा मिलेगा कि आप लोग याद रखेंगे, ठीक। चलिए चलो बच्चा, तो अपना ख्याल रखो बच्चा, एकदम पढ़ाई से मेहनत से करो। दूसरी चीज, सेटअप एग्जाम देने सब लोग जाओ। हाँ गजब लगा, थैंक यू रोशन जी, कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ेगा सिद्धार्थ राज जी, पूरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, ठीक है ना। चलिए बताइए, टॉपर प्राइज अकेले लेंगे सर हम, हो देख लो एक बच्चा पूरा जोश के साथ कह रहा, नाम निकल गया, नहीं तो बताते कि लिखा है कि सर टॉपर बन के प्राइज हम अकेले लेंगे, किसी को नहीं लेने देंगे। अरे वाह, चलो चलो ठीक है बच्चा, ठीक है ना। कल मिलते हैं इसी टाइम पे फिर से, और फिर इस क्लास को खत्म करेंगे एकदम बढ़िया से, एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं जा रहा, जितने भी इंपॉर्टेंट है आपके सब पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो कल मिलते हैं इसी टाइम पे, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, गुड बाय, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़िए, मेहनत करने से पीछे मत भागिए। चलिए। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि जो क्लास शुरू हुई है क्रैश कोर्स की, उसको बेहतरीन तरीके से आगे ढंग से बढ़ाया जा सके। तो जैसा कि क्रैश कोर्स चालू हो चुका है, एग्जाम की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं, आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आपके सेंटर एग्जाम भी चल रहे हैं। कल उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चले जो यूट्यूब पर, उसको भी आप लोगों को पूरी तरीके से अच्छे से देख के जाना होगा, और देखे भी होंगे जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। तो सभी को एक बार गुड मॉर्निंग, जल्दी से लाइव आ जाइए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव आए ताकि अच्छे से एकदम पढ़ा जा सके, और कोशिश की जाएगी कि आज इस चैप्टर को पूरी तरीके से जो टॉपिक है उसको खत्म किया जा सके, और बाकी देखा जाएगा। तो सभी का स्वागत है एक बार, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, जिसको जो सलाम, सबका स्वागत। जल्दी से आ जाइए, ठीक है। सुबह सुबह श्री कृष्ण कुमार केसरी जी, सर जी पहले आया हूं क्लास से, मोहन गोस्वामी जी, बहुत अच्छा बच्चा, गुड मॉर्निंग। गुरु जी मेरा नाम लीजिए, रॉकी कुमार जी ले लिए, प्रियम जी, आदित्य जी, राजनंदनी, सोनू कुमार, रंभा, आजाद शरीफ, ऐसे कुछ नाम था, छोटू कुमार यादव, ब्यूटी, सुमित कुमार, आसिफ रजा, अभिषेक कुमार, रोशन शर्मा, प्रिया सिंह, राम सेवक चौधरी, और जितने भी बच्चे अभी फिलहाल लाइव है क्लास में, सारे बच्चों का स्वागत है। और जल्दी से लाइव आइए ताकि क्लास को शुरू किया जाए, 1 मिनट का समय लेकर जल्दी से क्लास को शुरू किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसा करते हैं कि पढ़ रहे होंगे अच्छे से मन लगा के,
दूसरी चीज, ये कंटिन्यूटी जो आप बनाए हुए हैं पढ़ाई का, पूरा महीना, अगला पूरा जनवरी और पूरा फरवरी, जब तक एग्जाम खत्म ना हो जाए आपके सब्जेक्ट का, तब तक पढ़ते रहिए। जैसे ही आप लोग पढ़ाई खत्म करेंगे, थोड़ा सा सब्र मिल जाएगा, 2-3 महीने की मेहनत है, अपना कर लीजिए, ठीक है ना बच्चा। चलिए राधे राधे बच्चा, जय श्री कृष्णा। बताओ, गुड मॉर्निंग प्रीति यादव जी। चलिए, जय महाकाल बबलू या कुमार जी। गुरु जी मेरा नाम लीजिए, कन्हैया ले लिए भाई, आपका नाम कुमार विश्वकर्मा आई थिंक आप थे। चलिए, कृष्ण कुमार जी, मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा निकल गया बच्चा, कोशिश तो कर। अरे वाह, चलो बच्चा, मेरा प्रणाम स्वीकार करें अभिषेक सर। स्वीकार है, कशवाहा नेहा जी। चलो, तो कल जहां पर हम लोगों ने छोड़ा था परागण पर, आज वहीं से शुरू किया जा रहा है, परागण से ही, ठीक है ना। चलिए, आज वहीं से शुरू किया जा रहा है, परागण से। 1 मिनट बच्चा, इसका टीचिंग बैकग्राउंड पे आते हैं। चलो, तो शुरू किया जा रहा है परागण से। कल हम लोगों ने परागण को पढ़ लिया था। परागण में सीधे सीधे हम लोग लिखा था कि जब पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। आज उसके प्रकार से आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जो परागण है, परागण ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चा? 2 प्रकार का। एक को हम लोग कहते हैं स्वपरागण, स्वपरागण, और एक को कहते हैं हम लोग परपरागण। दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? परपरागण, परपरागण। तो जहां तक मेरा मानना है बच्चा, जहां तक मैं एग्जाम को एनालिसिस कर पा रहा हूं, ठीक है ना बच्चा, उसमें इस बार स्वपरागण को नहीं पूछेगा। हालांकि मैं बोल के समझा दे रहा हूं, पर परपरागण में भी केवल जंतु परागण पूछेगा, क्योंकि परपरागण में 3 विधियां पढ़ी जाती हैं, एक वायु परागण, एक क्या बोलते हैं जल परागण, और एक जंतु परागण। तो जहां तक मेरा मानना है जंतु परागण से क्वेश्चन आने हैं, तो जंतु परागण को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और बाकी को सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग सूर्या कुमार जी, आपका प्रणाम स्वीकार। ठीक, चलिए, तो परागण, तो परागण की परिभाषा कल हम लोगों ने लिखी थी। आते हैं सीधे स्वपरागण पे। तो स्वपरागण किसे कहोगे? चलो बता, स्वपरागण किसे कहोगे? तो कह रहा है कि जब एक पुष्प के एंथर से परागकोश निकलकर अपने ही पुष्प के परागकोश पर जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। समझने की कोशिश करो। चलो, उसकी थ्योरी नहीं लिखेंगे हम लोग, लेकिन समझ लेंगे पूरा अच्छी तरीके से, ठीक। मान लो कह रहा है कि ये कोई पौधा है, ठीक। पौधे की अपनी पत्तियां होंगी, पौधे की अपनी क्या है? पत्तियां हैं। पौधे की क्या है? अपनी पत्तियां। और पौधा है तो जाहिर सी बात है उसमें कहीं ना कहीं एक आध फूल लगेगा ही, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? आवृतबीजी पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आवृतबीजी पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरा, जरूरी नहीं है कि इस पौधे में एक ही फूल हो, एक से अधिक फूल भी हो सकते हैं बच्चा, ठीक है ना। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो जब हम इसकी बात करें कि इसको क्या कहते हैं, तो पुष्प के इस हिस्से को कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। एकदम आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको क्या कहते हैं बच्चा? वर्तिकाग्र कहते हैं। और जो ये सब संरचनाएं हैं, इसको हम लोग कहते हैं पराग कोश कहते हैं। और पराग कोश के अंदर सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया द्वारा क्या बनता है बच्चा? पराग कण बनता है। क्या बनता है? पराग कण, पराग कण बनता है। यहां तक तो कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी। पराग कोश के अंदर सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया के द्वारा क्या बनते हैं? परागकण। परिभाषा में क्या लिखोगे? जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। ये बात आराम से समझ जाओगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि यहां से उड़ा तो यही गया हो, मतलब यहां से निकला तो यहां गया हो। अपने ही पौधे में लगे किसी दूसरे पुष्प पर भी वो जा सकता है। तो यहीं से हम लोग एक परिभाषा और लिख सकते हैं, जब एक पुष्प के एंथर से या परागकोश से परागकण निकलकर अपने ही पौधे में लगे किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तो इस क्रिया को सजातीय पुष्प परागण कहते हैं। सजातीय पुष्प परागण कहते हैं। पुष्प परागण, सजातीय पुष्प परागण कहते हैं। तो दोनों बात क्लियर हो गई। पहला स्वपरागण की बात हुई। स्वपरागण की क्रिया में एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हो? स्वपरागण। या एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर अपने ही पुष्प पौधे में लगे किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? सजातीय पुष्प परागण, ठीक है ना। चलो ठीक है, केशव कुमार जी लिख देंगे, अगर आपको चाहिए तो लिख देंगे भाई। अब सुनो, मान लो कह रहा है कि यहाँ कोई दूसरा पौधा है, ठीक, सेम प्रजाति का। अगर ये गुड़हल है तो ये भी गुड़हल है, ठीक है ना, कोई परिवर्तन नहीं है, सेम प्रजाति का, एकदम समान प्रजाति का है, ठीक। चलो, इसमें भी अपनी पौधे की पत्तियां होंगी और जरूरी नहीं कि इसमें भी फूल एक ही हो, बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो अभी समझने के लिए हम लोगों को एक की जरूरत है, तो इसको हम एक ही बनाते हैं। चलो, ये भी पौधा एक और ये दूसरा पौधा, पर दोनों पौधे क्या है? मान लो गुड़हल है, गुड़हल के पौधे, ठीक। समानता है क्योंकि दोनों सजातीय पौधे हैं, एक ही जाति के। तो इसमें क्या लिखोगे? ये परागकण जरूरी नहीं है कि अपने ही पौधे में हो गए, वहां से निकले तो इसके पुष्प के वर्तिकाग्र पर भी आ सकता है। तो यहां हम लोग एक लाइन और खींच सकते हैं। यहां से मान लो हम लिख ले रहे हैं और यहां बना दे रहे हैं, ठीक है। वो परागकण वहां से निकला और कहां आ गया? यहां पर आ गया, यहां पर,
और ये किन पौधों के बीच हुआ? दो पौधों के बीच हुआ, और दोनों पौधे कैसे हैं? समान जाति के हैं। तो इसमें क्या लिखोगे? जब परागकण एक पुष्प के परागकोश से निकलकर अपने ही जाति के किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं परपरागण। इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चा? इसको हम लोग कहेंगे परपरागण। परपरागण। तो अगर पूछेगा स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है, तो स्वपरागण की क्रिया किसी एक पौधे में होती है, जबकि परपरागण की क्रिया दो समान प्रकार के जाति के पौधों के बीच होती है। बात समझ में आ गया? राज यादव जी बताइए, अगर ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो बताओ, इसकी थियरी हम लिख दें, क्योंकि कुछ बच्चा कह रहा है फिगर, पता नहीं क्या लिखा है, फिगर बैन है मतलब। चलो तो इसकी परिभाषा लिखी जाए। लिखोगे, पहला क्या लिखोगे? जब एक पुष्प के वर्तिकाग्र से सॉरी, एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। स्वपरागण कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाती है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। चलो अगली लाइन क्या लिख सकते हैं? अगली लाइन लिख सकते हो, लेकिन कभी कभी यह परागकण अपने ही पौधे में लगे दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे सजातीय पुष्प परागण कहते हैं। सजातीय पुष्प परागण कहते हैं। सजातीय पुष्प परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? सजातीय पुष्प परागण कहते हैं। चलो सर मजा आ गया। चलो बच्चा, मजा तो आ गया, लेकिन पढ़ाई करो तो और मजा आ जाएगा। दूसरा क्या लिखोगे बच्चा? लिखोगे जब परागकण एक पुष्प के परागकोश से निकलकर अपने ही एकदम अपने लैंग्वेज में लिखो, अपने ही जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया परपरागण कहलाती है। यह क्रिया परपरागण कहलाती है। यह क्रिया परपरागण कहलाती है। चलो बच्चा, अभी संतुष्ट हो इस बात से? चलो बच्चा, एमडी सलमान जी बताइए, आपने तो पूरा कमेंट भर दिया है लिख के सारी परिभाषा को। सर जी लेट हो गया, कोई लेट नहीं हुआ। अभी खुश हो आप इस बात से? चलो तो स्वपरागण और परपरागण आप ऐसे लिख लोगे, ठीक है ना? चलो ये हो जाएगा क्या? स्वपरागण, और ये हो जाएगा परपरागण। तो यदि सवाल पूछ रहा है कि परागण किसे कहते हैं, परागण की विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए, यही हम लिख दे रहे हैं। चलो यहीं लिख दे रहा है, प्रश्न लिख दे रहा है। प्रश्न, परागण किसे कहते हैं? परागण 2 नंबर में अगर पूछ रहा है, किसे कहते हैं?
किसे कहते हैं, इस क्रिया का या इसके प्रकार का वर्णन कीजिए, प्रकार का वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया ना बच्चा, तो हमको इसके प्रकार के बारे में पूरी तरीके से अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चा। तो पहले परागण की परिभाषा लिखोगे, फिर स्वपरागण की, फिर परपरागण की, ठीक है ना बच्चा। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताइए ना, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चल रहा है। पहले परागण पढ़ लिए, उसके बाद अब आ जाओ हम लोगों को, मुझे नहीं लगता कि स्वपरागण पूछेगा क्योंकि वो रिपीट हो गया, ठीक है ना। कमेंट आता है बच्चा। आज इस बार सिर्फ पूछेगा परपरागण, और परपरागण में भी कौन सा पूछेगा, जंतु परागण पूछेगा। इसीलिए सीधे आते हैं हम लोग किस पे, जंतु परागण पे। तो परागण तो समझ लिए, अब परागण में जो प्रकार है उसको क्या कहते हैं, जंतु परागण। तो जंतु परागण से एक क्वेश्चन है कि जंतु परागण किसे कहते हैं, जंतु परागण द्वारा होने वाले परागणों का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। परागण का वर्णन कीजिए, परागण का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। चलो परागण का वर्णन कीजिए। चलो इतनी बात, इतनी में समझ जाओगे, मात्रा छूट गया है बस, ठीक। तो जंतु परागण किसके द्वारा होगा, सीधे सीधे हेडिंग डालोगे क्या, जंतु परागण लिखोगे। जब परागकण किसी जंतु की सहायता से एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस क्रिया को जंतु परागण कहते हैं। कुछ पादपों में परागण घोंघे, पक्षी, चमगादड़ आदि की सहायता से होता है। तो जंतु परागण में क्या होगा, परागकण एक पुष्प से निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या होगा, जाएगा, ठीक है ना। चलो सर आज आल क्लास होगा क्या, हो सकता है। देखो फिर लिखा है कि यह क्रिया किसके द्वारा होती है, पक्षी द्वारा। तो पक्षी द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, पक्षी परागण या ऑर्निथोपीली कहते हैं। पक्षी पुष्पों का रंग एवं आकार देखकर आकर्षित होते हैं और वहां मकरंद को चूसते हैं। जैसे बिग्नोनिया के पादप में गुंजन चिड़िया द्वारा परागण होता है। अब इसको मैं थोड़ा सा, कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं उसको मैं घेर देता हूं। पूछता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, बिग्नोनिया नामक पौधे में, किसमें, एक मिनट मिट जा भैया, पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इसको क्या हो गया, एक मिनट, ठीक है ना। चलो पूछता है कि बिग्नोनिया नामक पौधे में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो गुंजन चिड़िया, जिसको हमिंग बर्ड भी इंग्लिश में कहते हैं, उसके द्वारा होती है। अगला पूछेगा पक्षी द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, तो पक्षी द्वारा होने वाले परागण को हम लोग कहते हैं ऑर्निथोफिली कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है ये, ठीक। दूसरा पूछेगा घोंघे द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, तो घोंघे द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, मैल्कोफिली कहते हैं, ठीक। अगला पूछेगा किन पौधों में घोंघे द्वारा परागण होता है, तो वो होता है जमीकंद, एक पौधा है उसमें घोंघे द्वारा परागण होता है। अगला पूछेगा चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, तो चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण को कीरोप्टेरिफिली कहते हैं। और चमगादड़ द्वारा किन पौधों में परागण की क्रिया होती है, तो कदम्ब में, कचनार में, इपेरुआ नामक पौधों में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, चमगादड़ द्वारा होती है। कीट द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, तो कीट द्वारा होने वाले परागण को एंटमोफिली कहते हैं। और उदाहरण के लिए अंजीर, आक, साल्विया और पीपल, ये ऐसे पौधे हैं जिनमें परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, कीट द्वारा। चलो बताओ, इसको लिख लोगे। जंतु परागण किसे कहोगे, जब एक पुष्प के एंथर से या परागकोश से परागकण निकलकर किसी जंतु की सहायता से किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो इस क्रिया को जंतु परागण कहते हैं। यह निम्न जंतुओं द्वारा होता है, जैसे पक्षी द्वारा होने वाले परागण को पक्षी परागण कहते हैं, घोंघे द्वारा होने वाले परागण को मैल्कोफिली कहते हैं, इसको ऑर्निथोफिली इंग्लिश में, चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण को कीरोप्टेरिफिली कहते हैं, और कीटों द्वारा होने वाले परागण को एंटेमोफिली कहते हैं। और सबका अपना अलग अलग क्या है, उदाहरण है, ठीक है ना सर। यस सर, ये कर लेंगे, याद हो गया है, अच्छा ठीक है। अंजीर एक पौधा है, उसमें भी परागण की क्रिया होती है, ठीक है ना। चलो सर हिंदी का क्लास नहीं होता है क्या, सेंटअप एग्जाम चलना बच्चा, हो सकता है आपका इसी वजह से क्या हो, आपके बंद हो, ठीक है ना। चलो परागण हो गया। अब कह रहा है कि परागण की क्रिया को अगर हम लोगों को रोकना है तो उसके लिए कौन सी विधि अपनाओगे। जैसे मान लो कह रहा है कि हम यहाँ पर एक पुष्प बनाते हैं, बच्चा आप समझिएगा, एकदम ध्यान लगा के समझिएगा। तो पुष्प की संरचना हम लोगों ने अच्छे से बनाया था इस तरीके से, पुष्प का नर जननांग, पुष्प का मादा जननांग, ये हो गया कैलिक्स, कोरोला, ये हो गया पुष्पासन, और पेडिसिल या पुष्प वृंत। हम इसमें अगर पूछ ले कि स्वपरागण की क्रिया को रोकना है तो क्या करें, अगर इसमें पूछ ले स्वपरागण की क्रिया को रोकने के लिए क्या करें, ये क्या है, मादा जननांग, जिसको हम लोग कहते हैं स्त्री केसर, क्या कहते हैं, स्त्री केसर, जो कितने भागों में विभाजित है, 3 भागों में। और ये है पुमंग, जो है नर जननांग। जैसे स्त्री केसर 3 भागों में विभाजित है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र कहते हैं, इसको कहते हैं वर्तिका, इसको क्या कहते हैं बच्चा, वर्तिका, इसको क्या कहते हैं, अंडाशय, इसको क्या कहते हैं, अंडाशय, अंडाशय। अब इसको यहीं समझने की कोशिश कीजिए। और ये जो पुष्प का नर जननांग है, ये वाला